नमस्कार, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं आपके सामने G20 सम्मेलन जो कल समापन हुआ है जिसमें नई दिल्ली में उससे संबंधित बातें को लेके आपके सामने आया हूँ। कल G20 का समापन हुआ है। देखिए G20 का सम्मेलन जब होता है तब सब हर एग्जाम में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। मान से लेके अगले 1 साल के लिए ये काफ़ी हॉट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। जो आदमी, जो बच्चा एग्ज़ाम को नहीं दे रहा है, उसके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ है, उसमें क्या बातें सामने आई हैं? क्या बातें उभर कर रही हैं? ये हम लोग इसके विस्तृत चर्चा करते हैं G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र की। ये G20 सम्मेलन जो 18वां G20 सम्मेलन है, जो नई दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 को हुआ है। 9-10 सितंबर 2023 बोलने से ये लगता है कि काफ़ी पहले हुआ है, लेकिन ये कल ही हुआ है। लेकिन हो सकता है अगर आप इस वीडियो को 6 महीना बाद देखें, तब आपको ये डेट 9-10 सितंबर 2023 जानना ज़रूरी होगा। अगर आप 2024 के जनवरी-फरवरी में इस वीडियो को देखते हैं, उस समय एग्ज़ैक्ट डेट आपको ध्यान नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखें 9-10 सितंबर 2023 को ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ये G20 सम्मेलन जो है इसके घोषणा पत्र को बताने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इस G20 जो सम्मेलन हुआ, इसका क्या लोगो था, क्या थीम था? क्योंकि आप देखते हैं क्वेश्चन में देखते हैं कि लोगो और थीम से संबंधित क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। और ये मैं बार-बार बोलूँगा कि इस बार G20 भारत में हुआ है, इसलिए इसका एक-एक बिंदु आप अच्छे से ध्यान रखिए, एक-एक बिंदु। आप लोग आईएएस के एग्ज़ाम से देख के अगर हवलदार का भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्या लोगो था, क्या थीम था, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग लोगो से। क्या है लोगो? लोगो जैसा आपको दिख रहा है, लोगो कमल के फूल के ऊपर पृथ्वी बना हुआ है, ये है G20 का लोगो। यहाँ पे कुछ-कुछ इंगित करता है, क्या इंगित करता है वो मैं बता दूँ। कमल के ऊपर पृथ्वी, ये बताता है मुश्किल परिस्थितियों में विश्वास को। यहाँ पे जो कमल का फूल है, इसमें 7 पंखुड़ी दिखाया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंखुड़ी दिखाया गया है। ये 7 पंखुड़ी किसको बताता है? ये संयुक्त महादेश को बताता है। इसमें कुल 4 कलर है। देखिए जितना चीज़ बताया जाए उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या-क्या लोगो में क्या था, क्या थी मैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। फिर से बता देता हूँ, कमल के ऊपर पृथ्वी, इसका मतलब होता है चुनौतियों में विकास। सही है? 7 पंखुड़ी 7 महादेश को बताता है। यहाँ पे कितने कलर हैं, वो भी ध्यान लीजिए। G20 का जो लोगो है उसमें कितने कलर हैं? इसमें कुल 13 कलर हैं। कौन-कौन सा कलर है? केसरिया, हरा, सफेद और नीला। कुल 4 कलर का इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग देखते हैं थीम पे। थीम क्या है? थीम है इस साल का वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये महाउपनिषद से लिया गया है, हमारे संस्कृत ग्रंथ महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम को लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये है G20 का थीम। G20 में कुल सदस्य देश कितने हैं? देखिए जी, जब भारत के नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा, उस समय कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य। लेकिन आप लोगों को सबको अभी पता चल चुका होगा कि अफ्रीकन यूनियन को भारत ने सम्मेलन में परमानेंट मेंबरशिप देने का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। अब इस G20 जो है G21 हो ऑफिशियली रूप से इसके साइट पे आ जाएगा। अब 19 देश और 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा अफ्रीकन यूनियन, इसके सदस्य देश हो जाएंगे। सदस्य हो जाएंगे किसके? G20 के सदस्य 21 हो जाएंगे। 19 देश, 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। 19 देश कौन-कौन से? आप लोग को एक चार्ट में दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। कभी-कभी बहुत कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखिए, एक देश होता है परमानेंट मेंबर, G20 के परमानेंट मेंबर 19 हैं। कुछ होते हैं गेस्ट कंट्री, हर साल कुछ गेस्ट कंट्री को आमंत्रित किया जाता है। ये गेस्ट कंट्री चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है अध्यक्ष के ऊपर। जैसे भारत अध्यक्ष है, भारत जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकता है। जैसे इस बार बांग्लादेश को किया गया, सिंगापुर को किया गया और भी बहुत सारे देशों को किया गया है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यान रखिए। G20 का ये 2023 में जो भारत में हुआ, ये 18वां सम्मेलन है।
इससे पहले देखते हैं, हमेशा एक पहले एक बाद वाला आप अच्छे से ध्यान रखिए। एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि बाद का अगला जो G20 होने वाला है उसका अध्यक्षता कौन सा देश करेगी। इससे पहले भारत से पहले कहाँ हुआ था, देख लीजिए। भारत से पहले 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, भारत के बाद 2024 में ब्राजील में होगा। तो ये तीन आप लोग ध्यान रखिए, मैथ के थ्रू मैं बता रहा हूँ। पिछली बार भी बताया कि कोई भी चीज अगर विजुलाइज होता है तो आप लोग को याद करना काफी आसान होता है। अगर आपको ध्यान नहीं आएगा और एक बार मैथ लोग विजुलाइज करने का कोशिश करें तो आपको ब्राजील का मैथ विजुलाइज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगला जो G20 होने वाला है तो ब्राजील में होने वाला है। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि जो पहले कहा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आते हैं घोषणा पत्र पे। ये घोषणा पत्र होता क्या है, क्या हुआ G20 घोषणा पत्र, जो दिल्ली घोषणा पत्र है G20, उसमें क्या क्या सामने आया है बातें, तो हम देखते हैं। तो देखिए, इस बार भारत के लिए, चाहे भारत का मीडिया हो चाहे विदेशी मीडिया हो, ये आप लोग भी जानते हैं कि सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा किया है भारत, क्योंकि भारत ने एक साझा घोषणा पत्र बनवाने में कामयाबी हासिल किया है। साझा घोषणा पत्र, देखिए होता क्या है कि कोई भी देश होता है जिसमें बहुत सारे देश, कोई सम्मेलन में बहुत सारे देश शामिल होते हैं। अगर G20 की बात करें तो G20 में 19 देश शामिल थे इस बार, तो दो यूनियन थे, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। तो होता क्या है, जहाँ पे बहुत सारे विचार होते हैं वहां पे साझा घोषणा पत्र लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश का हित होता है, किसी का कुछ हित है, किसी का कोई दूसरा हित है। बहुत बार ऐसा होता है कि सम्मेलन के बाद भी कोई भी घोषणा पत्र सही तरीके से आ नहीं पाता है, लेकिन भारत को एक बहुत कामयाबी मिला, क्योंकि भारत एक साझा घोषणा पत्र लाने में कामयाब हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रहा, देखिए इसके अंतर्गत जो साझा घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु है उसमें हम लोग देखते हैं। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का बिना जिक्र किए हुए इस बात का पूरा तरह से बताया गया कि अतिक्रमण को रोका न जाए, या किसी दूसरे देश के ऊपर युद्ध जैसे कार्यों को रोकने का बात कहा गया है इस घोषणा पत्र में। ये भी कहा गया है कि क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाए, ताकि शांति और स्थिरता को कायम किया जा सके। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितना भी स्लाइड है घोषणा पत्र का है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घोषणा पत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारा स्लाइड को आप लोग लगातार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस घोषणा पत्र का एक भी पॉइंट को आप लोग स्किप करने का गलती बिल्कुल ना करें। मेरे पास अगर मैं सबको एक एक लाइन बोलूंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे, समय भी लगेगा। मुश्किल से 10-12 स्लाइड दिया गया है। जब मेरा वीडियो समाप्त होता है तो आराम से इस वीडियो को देखें, कागज पेन लेके इसमें नोट करना शुरू करें, जहाँ दिक्कत हो पहुंच करके दोबारा करें। तो ये था पहला बिंदु। उसके बाद आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया गया है। और क्या बताया गया है, आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात की गई। इसमें ये बताया गया है कि अगर आतंकवाद होता है तो कोई भी दूसरा देश उसको पनाह देते हैं, क्योंकि अगर आप पनाह देते हैं सिर्फ आपके लिए नहीं, कल के डेट में हो सकता है कि वो आतंकवादी संगठन आपके देश के लिए भी सुरक्षा को खतरा महसूस करा सकते। तो किसी भी रूप में आतंकवाद को पनाह देने से रोकने की बात की गई है इस घोषणा पत्र में। और बताया गया है जो एफटीएफ होता है, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसको बहुत ज्यादा मजबूत करने की बात की गई है। देखिए आप लोग नाम सुनेंगे, पिछले एक साल में काफी बच्चे जो एफएटीएफ का नाम सुन लिए होगा। क्यों सुन लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के इशू को लेके एफएटीएफ की बात लोग में से सारे बच्चे अभी तक सुन लिए होंगे। एफएटीएफ को और ज्यादा मजबूत करने का बात बताया गया इस दिल्ली से। क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि इसमें एफएटीएफ जैसे संस्थाओं के संसाधनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताया गया, कि संसाधनों से पूरा तरह से परिपूर्ण होना चाहिए ऐसा संगठन। छोटे हथियारों, हल्के हथियारों की तस्करी की पर चिंता बताया गया हो, कि इस तरह का जो हथियार होता है, छोटे हथियार, ये इसका तस्करी, इसको हर तरह से रोकने की बात बताया गया। जो महिलाएं और बालिकाओं, देखिए एक खास बात है जो मुझे लगता है कि सबसे जो खास है, ये नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि महत्वपूर्ण बात तो सारा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खास आज क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा गया कि लैंगिक समानताओं को मूल रूप में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाएगी। देखिए एक तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर सब पे हो रहा है, क्या औरत, क्या मर्द, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा,
सब पे हो रहा है। लेकिन जो खास बात कहा गया है इस घोषणा पत्र में, वो कहा गया महिलाओं और बालिकाओं के लिए। उन लोगों पे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। एक तो असर जो पड़ रहा है उसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे महिलाओं और बालिकाओं पे विशेष प्रकार का असर पड़ रहा है, और उस असर को किस तरह से रोका जाए उस पर चर्चा किया गया है और एक निष्कर्ष निकाला गया। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने की बात कही गई है दिल्ली घोषणा पत्र में, G20 घोषणा पत्र जो दिल्ली में हुआ है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए पिट्सबर्ग 2009 में किए गए वायदे को बरकरार रखने पर अपनी प्रतिबद्धता बताई गई है। कोयला के उपयोग को रोकने की बात बताई गई है। और 2009 में जो पिट्सबर्ग में जो प्रतिबद्धता बनाया गया था सदस्य देशों के द्वारा, उस पर कायम रहने की बात कही गई है इस घोषणा पत्र में। विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2030 के से पहले 2030 से पहले कुल मिला के 5.9 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। फिगर को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछ सकता है। मैं तो कहूंगा ये फैक्ट यस के एग्जाम में जो चार फैक्ट कहा जाता है उसमें दे दिया जाएगा। 2030 के बदले में 2027 दे दिया जाएगा, 2010 भी दिया जा सकता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कौन सा ही है, कितना राशि। तो 2030 से पहले की अवधि में 5.9 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकताओं की बात कही गई है इस घोषणा में। जाम्बिया, घाना, श्रीलंका, मतलब कुछ एक नाम दिया गया है कि विकासशील देशों के ऋण खाते को तत्काल और प्रभावी ढंग से निपटने पर सहमति व्यक्त किया गया। देखिए श्रीलंका में जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है उससे संबंधित बात की गई है, साथ ही साथ जाम्बिया और घाना की भी बात किया गया है। तो उस तरह की परिस्थितियों को निपटने के लिए क्या क्या किया जाएगा, इस पे एक साझा सहमति बना है सदस्य देशों के बीच। G20 रोडमैप के मुताबिक तेज, सस्ते, आर्थिक, पारदर्शी और समावेशी सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया है। कृषि, खाद्य, उर्वरकों के खुले, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार को सुविधाजनक बनाने और WTO नियमों के अनुरूप निर्यात बंद नहीं लगाने की प्रतिबद्धता बढ़ी गई है। डब्ल्यूटीओ के आधार पे डब्ल्यूटीओ नियमों के आधार पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जताई गई है सदस्य देशों के बीच में। जो डब्ल्यूटीओ का मानदंड है उस पर सभी सदस्य देश कायम रहे। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कृत्यों की बड़ी निंदा की गई है। देखिए ये जो है, आप जानते हैं कि G20 मुख्य रूप से इकोनॉमी से रिलेटेड बातचीत करता है, लेकिन इसमें देखिए धार्मिक शक्तियों से संबंधित भी बात की गई है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे देशों में धार्मिक तीर्थ संबंधी बहुत सारी बातें होती है, उसके आधार पर बहुत सारे नुकसान होता है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति धार्मिक प्रतीकों और पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा से सभी कृतियों की बड़ी निंदा की गई। ये बताया गया कि कोई भी इस तरह का काम कोई भी सदस्य देश मत करे। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली लाने पर भी जोर दिया गया है G20 इस सम्मेलन में। ये अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली की क्या बात, देखिए होता क्या इस सम्मेलन में क्या कहा गया वो मैं बताता हूँ। आप देखते होंगे आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे आज के समय में अमेजन यूज करते हैं। आप लोग में से ज्यादातर बच्चे गूगल यूज करते हैं। मुझे आप में से ये बताइए कि गूगल और अमेजन कितना रेवेन्यू जनरेट करता है भारत से, ये दूसरे देशों से। अमेजन यूएस की कंपनी है, लेकिन अमेजन पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो भारत से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, ये दूसरे देशों से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, इस पे बात चली है। इस पे बात चली है कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स किया जाए। क्या बात है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने पर भी सहमति बनी है। किस तरह सहमति बनेगी, इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। भारत का मानना है कि अभी बड़े टेक कंपनियां जैसे कि गूगल या अमेजन देश से कितना कमाती है या उस देश को पता नहीं चलता, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली को स्थापित करने की बात की गई है। भारत से अमेजन कितना कमाती है, भारत से गूगल कितना कमाती है, इस पे कोई पता नहीं चल पाता। इसीलिए भारत ने इस बात को आगे बढ़ाया है और इस पे सहमति बनी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली को विकसित किया जाए। दिसंबर जाते आते इस पे
कर सकते हैं कि बहुत सारा बात इसमें क्लियर हो जाए। तभी यहाँ पे जो सहमति बनी है, वो बनी है अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली को विकसित करने पे। क्रिप्टो करेंसी, मतलब में तो सारे बच्चे क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनेंगे, क्या होता है? शायद आप लोग को नहीं पता होगा, हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। इसमें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित क्या बातें वो मैं बताता हूँ इस सम्मेलन में, जिसपे साझा सहमति बनी है कि भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि क्रिप्टो का अकेला कोई देश रेगुलेट नहीं कर सकता। क्या आप लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी इसका यूज होता है, तो भारत का कहना है कि कोई एक देश इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा मामला है। G20 के सभी देश इस बात से सहमत हैं, वैश्विक स्तर पर इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, ऐसा माना गया है। और इस बात पे एक साझा सहमति विकसित हुई है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित रेगुलेशन जो है वैश्विक रेगुलेशन में आना चाहिए। जी, भविष्य के शहरों के लिए वित्तीय व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ में साथ अपने आप में नया नया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, अभी तक क्या हो अभी तक जो होता था, किसी देश में किसी शहर को अगर विकास करना है, जैसे दिल्ली को डेवलप करना है, भारत सरकार इसमें मिलजुल के काम करेगी। इस बार क्या बात हुआ है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रोचक बात है, मैं कहूंगा रोचक बात है। G20 देश भविष्य के शहर को तैयार करने के लिए आर्थिक मॉडल को लेकर सहमत हो गए। तो ये मॉडल क्या होगा? ये मॉडल है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि एडीबी, विश्व बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वो अन्य वैश्विक बैंक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में उसकी सहायता करेगी। किसकी? देश के शहर को। किस तरह से? कि अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ शहर का चुनाव होगा। इसका उद्देश्य बड़े शहर अपने विकास और लोगों को उच्च स्तरीय सुविधा मुहैया कराने के लिए किसी सरकार का मोहताज नहीं हो। इसके अंतर्गत जो है कुछ शहरों का चुनाव किया गया है, और जितने भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अफ्रीकन बैंक हो गया, ये सब किसी खास शहर को विकसित करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली को विकसित करना है, तो दिल्ली को जरूरत नहीं कि भारत सरकार का मदद ले। ये सारी बैंक जो है वो दिल्ली को विकसित करने में मदद करेगा। ये इस साझा घोषणा पत्र का बहुत ही रोचक सूची है। कौन कौन सा शहर होगा, अभी उसका चुनाव करना बचा हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार कुछ शहर का चुनाव हो गया, अभी पूरा क्लियर जो है उस समय में ये चीज सामने आप लोगों के नजर में। एक आया है स्किल गैप, कि वैश्विक चुनौती से मिलकर निपटने के लिए जो साझा सहमति बनाए, उस पर बात करते हैं कि अभी बात चल रही है कि जो कुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक किस तरह से एक देश से दूसरे देश जब प्रवास करते हैं, उस समय जो समस्या होती है, उस समस्या को समाप्त करने की बात की गई है इस साझा घोषणा पत्र में। कुशल श्रमिकों की हितों की चिंता करते हुए सहमति बनी है कि ऐसे कामगार को एक से दूसरे देश में प्रवासन के लिए उचित प्रबंधन करने हेतु अवसर तैयार करने होंगे। इसमें ये बोला गया है कि कभी भी जब एक स्किल्ड लेबर एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना। ये साझा घोषणा पत्र में इस बात पे सहमत बनी है कि कोई भी देश श्रमिक किसी दूसरे देश में जाकर काम करेगा, तो उसके लिए क्या क्या सुविधा मुहैया कराना होगा, उसके लिए एक साझा घोषणा पत्र, एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए। साझा घोषणा पत्र पर इस बात का सहमति सभी देशों ने लगाया है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि G20 का सदस्य अफ्रीकन यूनियन बन गया है। ये भारत का ऐतिहासिक पहल। इसमें हुआ क्या था? इसमें सबसे पहला दिन 9-10 सितंबर को G20 का आयोजन हुआ था। 9 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्य देश के रूप में परमानेंट मेंबर के रूप में बनने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे कि सभी सदस्य देशों ने साझे मन से स्वीकृत कर दी। अब अफ्रीकन यूनियन 21वां अस्थायी सदस्य बन गया है G20 का। ईयू के G20 संस्था का रास्ता बनाकर भारत ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की सबसे मजबूत आवाज के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। देखिए, कुछ ये हम लोग जो अभी सिर्फ फैक्चुअल चीज देखते हैं, अगर फैक्ट से हट के बात करें, तो माना जा रहा है कि यह पहल भारत को काफी आगे की ओर ले जाएगी, और इसका विश्व परिदृश्य में काफी ही अहम रोल होगा। खासकर आप ये सोचिए कि अफ्रीकन यूनियन में भारत के इस पहल का कितना ही महत्वपूर्ण रूप में इसे देखा गया है। जितने भी अफ्रीकन यूनियन की कंट्री है, भारत के इस पहल को तो काफी अच्छे से लेंगे, और बाद के समय भारत का संबंध बनाना इन देशों के लिए एक
बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ग्लोबल बायोफिल अलायंस बनाने की घोषणा। ये देखिए आज के समय में इस तरह का जो घोषणा पत्र है, इस तरह का जो पहल किया गया है देशों के द्वारा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा किया गया है, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना था, जिसमें भारत अग्रणी देश के रूप में था। तो दोबारा जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का घोषणा किया गया। इसमें भी भारत ने काफी अहम रोल निभाया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अक्षय ऊर्जा में दूसरे देश के मुकाबले भारत ने काफी गति से प्रगति किया है कि भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल क्या होता है, जीवाश्म स्रोतों से निर्मित ईंधन होता है, इसको बनाने का ऐलान किया है। और दुनिया में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित इस समूह में भारत के साथ अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, यूएई, इटली जैसे देश शामिल हैं। तो एक तरफ भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी मुखिया है, किसका मुखिया बन जाएगा, वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मुखिया बन जाएगा। उसके नेतृत्व में बहुत सारे देश शामिल हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि धीरे धीरे चाहे कोयला हो, चाहे कोई भी वो केरोसिन हो, कुछ भी हो, उसकी कमी भी है, प्लस वो इन्वायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है। तो अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्यादा मजबूत बनाते हैं, तो इस दिशा में हम लोग कदम उठा सकते हैं। ये जो सौर गठबंधन है, इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा वैश्विक मंच होगा। कौन सा? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दूसरा इंपॉर्टेंट मंच होगा ये, जिसका कर्ता धर्ता भारत होगा। विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की अहमियत को देखते हुए भारत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति में अपनी कूटनीति में शामिल रहा है। माना जाता है कि जिस तरह भी तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की अहमियत है, उसी तरह भविष्य में इन दोनों गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जलवायु निगरानी के लिए भारत ने G20 उपग्रह का प्रस्ताव रखा। देखिए भारत ने, अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि भारत चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी छोर पे उतार दिया है। भारत ने अब सभी सदस्य देशों को, खासकर ग्लोबल साउथ के सदस्य देशों को, ग्लोबल साउथ के देश में कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के देश शामिल होते हैं। भारत ने एक प्रस्ताव रखा है कि भारत G20 उपग्रह बनाएगा, जिससे कि इन देशों को मौसम संबंधी जानकारी विस्तार से बताया जा सके। और इसके लिए भारत ने सभी G20 देशों को आमंत्रित किया है कि आप लोग आइए और इसमें मिलजुल के काम किया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट पहल है। इस पे भी सभी देशों ने अपनी सहमति जताई। देखिए जितना भी ये साझा घोषणा पत्र, मैं उसी बात को बता रहा हूँ जिसमें सारे देशों ने अपनी सहमति जताई है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा पत्र है। बहुत सारा ऐसा घोषणा पत्र के तथ्य है जो आप लोग नहीं सुने होंगे, जिससे जानना आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का क्लास था। आप लोग को इस कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट फीडबैक जरूर दें। आप लोग एक वीडियो से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए। हम लोग, आप लोग को पता होगा कि हम लोग बीपीएससी का क्लास, यूपी पैट का क्लास भी इस पे शुरू कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज होता है, आप लोग सबको अच्छे से देखते रहिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, आप लोग तुरंत हमसे जुड़े। आप लोग जितने भी सोशल मीडिया, उससे हम आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा एक ऐप है यज्ञ विद्या ऐप, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें जितना भी एग्जाम होता है, हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो आप लोग उसमें दे सकते हैं। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहा है, उसे मैं बता दूं कि यज्ञ विद्या बहुत सारे टेस्ट सीरीज हर दिन आयोजित करता है। अभी अभी जो 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक बिजली टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक यूपी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये सिर्फ बिहार और यूपी पैट के लिए जो जरूरी नहीं है, नाम दिया गया बिहार या यूपी पैट, लेकिन ये आप में से बच्चे जो किसी भी एग्जाम को देते हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, ये आप लोग के सारे एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप लोग सब ये मीडिया को देखते रहिए, ज्यादा ज्यादा बच्चे को जोड़िए, बहुत सारा फायदा उठाइए। जहां कंफ्यूजन हो, जग विद्या से मिलिए। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो से।